नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन कौशल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम है, यानी कि जो आपकी लिखित परीक्षा है, उसमें जो आपका टॉपिक है उसमें एक आपका टॉपिक जीवन कौशल से रिलेटेड जो है वो भी है। ठीक है, उस जीवन कौशल संबंधित विषय में आपके जो प्रश्न हैं आएंगे वो आपके इन 6 टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछ जाएंगे। टॉपिक्स आपके हैं जीवन कौशल, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणाभिप्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, संवैधानिक मानवीय मूल्य और दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपके ये 3 टॉपिक कवर कर दिए हैं, जीवन कौशल, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा व अभिप्रेरणा। इन 3 टॉपिक्स से रिलेटेड इस वीडियो के पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ठीक। या फिर आप जीवन कौशल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ से ये वीडियो इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 में जो 3 टॉपिक रह गए हैं, शिक्षक की भूमिका, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए, आज ये जो 3 टॉपिक हमारे बच गए हैं इन पर हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न जो हैं वो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जीवन कौशल से संबंधित प्रश्न ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक व्यावसायिक आचरण और नीति, ये भी हम कल पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद तीसरा टॉपिक था प्रेरणा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। आज हमारा जो चौथा टॉपिक आ रहा है उस पर हम डायरेक्ट बात करेंगे, पहुंचेंगे चौथे टॉपिक पे। तो ये रहा आपका टॉपिक। देखिए, शिक्षक की भूमिका से संबंधित प्रश्न जीवन कौशल के अंतर्गत आपसे कैसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो वो खोले गए थे जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन विधि को किसने प्रारंभ किया था? एलन पारखर्स्ट, ठीक। प्रयोजनवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज ना हो, विलियम जेम्स ही इसका सही उत्तर है। किस विद्वान ने शिक्षक प्रशासन के 7 कार्यों का उल्लेख किया है? तो लूथर गुलिक ने इन 7 कामों के विषय में बताया है। छात्र शिक्षक का अनुकरण कब करेंगे? जब जो शिक्षक है, जो बच्चों का टीचर है, वो आदर्श रूप में बच्चों के सामने जब काम करेगा तभी बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, ठीक। शिक्षा का केंद्रीय घटक कौन होता है? तो हम सभी को पता है कि शिक्षा का केंद्रीय घटक जो है वो विद्यार्थी होता है, क्योंकि जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। विद्या जो है वो बच्चों को बच्चों के हिसाब से ही दी जानी चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर ही जोर दिया जा रहा है। तो शिक्षक केंद्रीय जो घटक है वो है बालक या विद्यार्थी। अगला है, यदि गलत व्यवहार हेतु शिक्षक अभिभावक को दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो छात्र उनको सीख लेता है, ठीक है। किसने इस कथन की पुष्टि की है? यानी कि अगर कोई गलत व्यवहार किया जाता है और शिक्षक या अभिभावक अगर बच्चों को दंडित नहीं करते हैं तो बच्चे उस चीज़ को सही मान लेते हैं और उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि जब उनको दंडित नहीं किया जाएगा तो उनको लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस कथन की पुष्टि किसने की है? तो इस कथन की पुष्टि क्रीड, ब्लैक और चॉन्डलर ने की है, ठीक है। अगला है, खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है, तो ये है, किसने कहा है? मैकडूगल ने, ठीक है। इसको आप कुछ और मत समझिएगा, ये आपका मैकडूगल है। अगला है, अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुशासन आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक
दमनात्मक। ठीक, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, प्रभावात्मक अनुशासन जो होता है वो होता है किसी के प्रभाव में आके जब बच्चा अनुशासित हो जाता है, यानी कि जब कोई बालक किसी को अपना आइडल मानकर उसकी तरह आचरण करता है, उसकी तरह अपने जीवन को डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर आपका प्रभावात्मक अनुशासन होता है। ठीक, मुक्त्यात्मक अनुशासन वो अनुशासन होता है जिसमें किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है, कोई दंड नहीं दिया जाता है, बच्चे को फ्रीली छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसको चीज़ें बताई जाती हैं कि भैया ये गलत है, ये सही है। उसके बाद वो पूरी तरीके से मुक्त होता है चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए, यानी उसको किसी भी तरीके से हमें प्रेशराइज नहीं करना होता है। ठीक है, तो वो आपका होता है मुक्त्यात्मक अनुशासन। उसके बाद होता है दमनात्मक अनुशासन, तीसरे तरीके का। तो दमनात्मक अनुशासन के अंतर्गत क्या होता है, दमनात्मक यानी कि उसकी सारी इच्छाओं का दमन कर देना। तो दमनात्मक अनुशासन में दंड आता है, डराना आता है, भय दिखाना, ये सारी चीज़ें कि बच्चे को डरा कर, बच्चे को धमका कर, बच्चे को भय दिखाकर, क्रोध दिखाकर, दंड देकर उसको बातें मनवाना, उसको अनुशासित करना, तो वो आपका दमनात्मक अनुशासन हो जाता है। तो अनुशासन इस तरीके से आपके 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगला है, किस विद्वान ने शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है, तो वो माना है जॉन डीवी ने। अगला टॉपिक अब आपका आ रहा है जो नेक्स्ट, ये तो आपका शिक्षक की भूमिका से रिलेटेड, कि शिक्षक की भूमिका इन सारी चीज़ों में है कि बच्चों में ये सारी चीज़ें वो किस तरीके से कंट्रोल कर सके। ठीक है, किस तरीके से बच्चों को चीज़ें ये सिखा सके। अब दूसरा टॉपिक आपका आ रहा है संवैधानिक और मानवीय मूल्यों से संबंधित प्रश्न, कि किस तरीके से आपसे संविधान से रिलेटेड या मानवीय मूल्य जो होते हैं, जो नैतिकता होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ आ रहा है, किसी व्यक्ति में कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, तो उसमें संवैधानिक और मानवीय दोनों मूल्य होने चाहिए, यानी उसको कानूनन मूल्यों के बारे में भी पता होना चाहिए, संविधान में जो नियम दिए गए हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ जो मानवीय मूल्य जिसे हम इंसानियत कहते हैं, वो सारी चीज़ें भी उसे पता होनी चाहिए। दूसरा है, छात्रों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छात्र को या हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। हमारे संविधान में भी इसका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, जो 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं उसमें स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में ये चीज़ आती है अभिव्यक्ति का अधिकार। व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, जो वो बात कहना चाहता है उसे वो कहने का पूरा हक है। ठीक है, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। ठीक, मूल्यों के अनुसार विद्यालय क्या है, तो मूल्यों के अनुसार विद्यालय क्या होता है, विद्यालय एक तरीके से समाज का लघु रूप माना गया है, यानी कि समाज क्या होता है, एक बहुत बृहद रूप होता है। अब आप एक समय में पूरे समाज में तो नहीं घूम सकते, आप अपने आसपास के वातावरण को देख सकते हैं, जान सकते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, आप और जगहों पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन क्या आप पूरी चीज़ों को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा विश्व है, क्या आप अपने पूरे जीवन काल में पूरे विश्व को देख सकते, नहीं देख सकते। तो समाज का लघु रूप जो है वो विद्यालय मान लिया जाता है। ठीक, माना गया है कि विद्यालय जो है वो समाज का एक लघु रूप है, जो चीज़ें हम समाज में सीखते हैं वो हम विद्यालय में सीख सकते हैं छोटे रूप में। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है, कमजोर वर्गों का कल्याण करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है, कि जो कमजोर वर्ग हैं, जो निचले वर्ग हैं, उनको उठाना। शांति की स्थापना के लिए किन मूल्यों की आवश्यकता होती है, तो शांति की स्थापना के लिए संवैधानिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया कि 6 मौलिक अधिकार हैं। भ्रम की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब सत्य का अभाव होता है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। कहीं पर भी अगर जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसका पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है, सच अगर सामने नहीं आ पाता है, तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चीज़ें जब क्लियर नहीं हो पाती हैं तो क्या होता है, भ्रम, डाउट्स जो हैं वो पैदा होने लगते हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकार क्या कहलाते हैं, तो जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं उनको मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, उनको मैग्ना कार्टा नाम दिया गया है।
दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरीके के नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हों, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, सी टेट की तैयारी कर रहे हों, रीट की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको नोट्स लेने हो, तो हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। नोट्स का जो चार्ज है वो मात्र 200 रुपये है, जो कि एक आपकी वन टाइम फीस है, जिसे आप एक तरीके से आजीवन फीस कह सकते हैं। एक ही बार आपको पे करना है, उसके बाद आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम पे सफलता बैच चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी इसी फीस में आपका इंक्लूडेड है। जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, जितने भी आगे नोट्स हैं, वो सारे आपको इस बैच में प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पर अभी लगभग 1300 बच्चे जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करके प्रक्रिया को जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई बालक जो है वो अराजक कब बन जाता है? तो कोई बालक अराजक तब बनता है जब उसको स्वतंत्रता का अभाव होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को जब फ्रीडम नहीं दी जाती है तो बच्चे गलत काम करना सीख लेते हैं। वैसे भी एक बाल प्रवृत्ति होती है। आपने अगर एक छोटा बच्चा देखा होगा तो आप उस बच्चे को जो काम करने के लिए मना करेंगे वो वही काम बार बार करेगा, है ना। ये चीज़ आपने देखी होगी कि अगर आप किसी बच्चे को कोई काम करने के लिए मना करेंगे वो वही काम बार बार करेगा। इसी तरीके से जब बालक बड़ा होता जाता है और आप उसे कुछ चीज़ों को करने के लिए रोकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए, जो गलत काम है उनके लिए उसको बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा आप दबाव में बना दें। जब आप उसमें बहुत ज़्यादा बंदिशें लगाएंगे, उसकी फ्रीडम जो है वो उससे छीन लेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक पर्सनल स्पेस होता है। अगर आप उसको वो नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो अराजक बन जाए, गलत प्रवृत्तियों में पड़ जाए। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक, अगला है, शिक्षण संस्थानों में धर्म के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? तो देखिए, शिक्षण संस्थान जो होते हैं, शिक्षण संस्थान यानी कि विद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस, इनमें सभी धर्मों के प्रति, चाहे बच्चा किसी भी धर्म से आ रहा हो, हर धर्म के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। धर्म विहीन शिक्षा के प्रति महात्मा गांधी के क्या विचार हैं? धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है, यानी कि उनका कहना यह है कि अगर हम बच्चों को धर्म के बारे में ज्ञान नहीं देंगे तो इस प्रकार की शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। स्नेह के जो गुण हैं उनमें कौन कौन से गुण समाहित हैं? तो स्नेह में समर्पण है, स्नेह में दया है, स्नेह में अनुराग है और स्नेह में क्षमाशीलता है। अगर हम किसी से स्नेह करते हैं तो हम उसे क्षमा कर देते हैं, हमें उसके प्रति दया होती है, हमें उसके प्रति समर्पण होता है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा हेतु प्रबंधन और उनकी देखभाल संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात को कहा गया है? तो जो अनुच्छेद 45 है उसमें बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंध यानी मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, साथ ही साथ उनकी देखभाल के बारे में बात कही गई है अनुच्छेद 45 में। ठीक है, अब आपका जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर बच रहा है, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जीवन कौशल में आपके जो 6 टॉपिक थे उसमें अब आपका ये लास्ट टॉपिक है। देखते हैं इससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनैच्छिक उद्दीपन द्वारा किसी व्यापार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है हरलॉक महोदय ने। कथन पूछा जा रहा है आपसे कि मतलब कोई ऐसा उद्दीपन जो अनैच्छिक हो और उसके द्वारा कोई प्रक्रिया कराई जाए उसको हम दंड कहते हैं, है ना। मतलब कि दंड के द्वारा कोई काम कराना, किसी बच्चे से कोई चीज़ ज़बरदस्ती करवाना, वो एक तरीके से अनैच्छिक उद्दीपन होता है। भाई इच्छा से तो कोई दंड नहीं लेना चाहेगा, दंड तो अनैच्छिक ही होता है। जिसको भी दिया जाता है क्या उसकी इच्छा होती है दंड लेने की? नहीं। तो वो एक तरीके का अनैच्छिक उद्दीपन होता है, यानी कि वो ऐसा उद्दीपन, ऐसा नकारात्मक उद्दीपन देना और उस नकारात्मक उद्दीपन के द्वारा बच्चे से काम करवाना, है ना। तो ये कथन किसने कहा? ये कथन कहा हरलॉक ने। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रॉबनी का। ठीक है, कि बच्चों को अगर पुरस्कृत किया जाता है, उनको इनाम दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनमें अच्छे काम करने की प्रेरणा जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पुरस्कार एक संतोषजनक व्यवहार है जो किसी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है और
किसी साधन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है सीवी गुड का। पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरस्कार आपके 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और सामाजिक। ठीक, जो भौतिक तरीके से दिया जाए और दूसरा सामाजिक तरीके से दिया जाए। पुस्तक, मेडल, ट्रॉफी, ये सारे जो पुरस्कार हैं ये किस तरीके के पुरस्कार हैं? तो ये भौतिक स्वरूप में दिए गए पुरस्कार हैं। यानी जब किसी बच्चे को पुरस्कार के रूप में बुक्स दे दी जाती हैं, मेडल दिए जाते हैं, मेडल पहनाए जाते हैं, शील्ड्स दी जाती हैं, ट्रॉफीज़ दी जाती हैं, तो ये सब क्या होता है? भौतिक रूप से दिए गए पुरस्कार, है ना। और इसी तरीके से जब बच्चों को कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है, कोई प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति दी जाती है, कोई सम्मान दिया जाता है, ये पुरस्कार किस तरीके के पुरस्कार हैं? तो ये उनके सामाजिक पुरस्कार हैं। ठीक, अगला है, किसने कहा था कि पुरस्कार की प्रेरणा बालक को सीखने में सहायता करती है? ये कथन है थॉर्नडाइक महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि जब केवल पुरस्कार प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य हो जाए तो सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है? ये कहा था जॉन एंड सिम्पसन ने। यानी उनका कहना था कि जब बच्चा या कोई भी इंसान केवल पुरस्कार के लालच में काम करना शुरू कर दे कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमें ऐसा इनाम मिलेगा, चाहे वो इनाम रुपए का हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, जब इनाम के लालच में कोई काम किया जाता है तो क्या होता है कि जो मुख्य लक्ष्य है उससे इंसान भटक जाता है। उसकी मुख्य लक्ष्य प्राप्त करने की जो इच्छा है एक तरीके से ख़त्म हो जाती है कि अरे ठीक है यार, लक्ष्य गया भाड़ में, हमें पैसे मिल रहे हैं, बस हमें इससे मतलब है, हम ये काम करेंगे हमारी इतनी अर्निंग होगी, हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, हमें ऐसा करेंगे तो हमें, उन्होंने कहा हम ऐसा काम कर देंगे तो हमें एक गोवा की ट्रिप मिल जाएगी। यानी कुछ भी, किसी भी तरीके का लालच, किसी भी तरीके का पुरस्कार, उसमें अगर काम करना, तो ये किसने कहा था? जॉन एंड सिम्पसन ने। सफलता से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं और असफलता से बड़ी कोई निराशा नहीं, ये कथन किसका है? देखिए इसमें कथन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट कथन हैं। यहाँ पर जितने भी कथन जो हैं लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट कथन हैं जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे। ये है लॉय और ड्रैबमैन का। यानी उनका कहना है कि सफलता अगर आप हासिल कर लेते हो, आप सक्सेस हो जाते हो, तो इससे बड़ी आपके लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती और असफलता से ज़्यादा बड़ी कोई निराशा नहीं होती। ये इनका कथन है। ठीक है, अगला है, पुरस्कार वह सामान्य घटना है जो संतोष और आनंद प्रदान करती है। ये किसने कहा है कि पुरस्कार वो सामान्य घटना है, बहुत सामान्य सी चीज़ होती है पुरस्कार मिलना, लेकिन उससे क्या होता है? संतोष होता है और आनंद होता है। किसका कथन है? ए.एस. रायबर का। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? तो मानव में 2 मूल प्रवृत्तियां, 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मृत्यु मूलक और जीवन मूलक। नेक्स्ट है, दंड देते समय जो मुद्रा है वो किस तरीके की होनी चाहिए? जब आप किसी भी बच्चे को दंड दे रहे हो तो मुद्रा आपकी कैसी होनी चाहिए? गंभीर होनी चाहिए, है ना, गंभीर मुद्रा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दंड देते टाइम, मान लीजिए बच्चे को दंड दे रहे हैं और आप हंसने लगे, तो क्या वो दंड प्रभावी होगा? नहीं। बच्चा समझ जाएगा कि आप मजाक के मूड में हैं, आप उतने सीरियस नहीं हैं, तो वो जो दंड आप दे रहे हैं वो प्रभावी नहीं होगा और उसका कोई असर बच्चे के ऊपर नहीं होगा, तो वो दिया ना दिया बराबर होगा। तो दंड देते समय मुद्रा हमेशा गंभीर होनी चाहिए, शिक्षक की भी और अभिभावकों की भी। अगर आप घर में भी बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड दे रहे हैं, वैसे तो कोशिश यही होनी चाहिए कि दंड ना देना पड़े, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि दंड देने की स्थिति आ जाती है, तो उस समय मुद्रा अत्यंत गंभीर होनी चाहिए। वर्तमान समय में दंड को किस प्रकार के साधन के रूप में देखा जा रहा है? तो इस समय सुधारात्मक साधन के रूप में दंड को देखा जा रहा है। और बात भी है कि बच्चे को सुधारने के लिए ही दंड दिया जाता है, उसको बिगाड़ने के लिए तो दंड नहीं दिया जाएगा, है ना। कोई अभिभावक हो या कोई भी टीचर हो, अपने स्टूडेंट को या अपने बच्चे को सुधारने की ही कोशिश में ही वो दंड देगा, तो उसको सुधारात्मक प्रयास के रूप में एक तरीके से देखा जा रहा है कि दंड देने से बच्चे में सुधार हो सकता है। पुरस्कार हानि कब पहुंचाता है? तो जब वह पक्षपातपूर्ण हो जाता है, जो पुरस्कार दिया जा रहा है जब उसमें पक्षपात हो जाए, यानी कि जिस इंसान को पुरस्कार मिलना चाहिए उसे ना मिलके किसी दूसरे को दे दिया जाए, जितना मिलना चाहिए उतना ना मिलकर उसमें कोई पक्षपात कर लिया जाए, तो वो पुरस्कार जो है वो हानि पहुंचा सकता है सामने वाले को। क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए 2 बच्चे हैं,
जिसने भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसने बहुत अच्छा भाषण दिया उसको सेकंड कर दिया गया, और जिसने उससे कम अच्छा भाषण दिया, सारी जनता ने देखा, सबने सुना, सबको था कि यही बच्चा प्रथम आएगा, लेकिन वो प्रथम ना आकर जिसको द्वितीय आना था उसको प्रथम कर दिया गया, उसको पुरस्कार दे दिया गया। तो इससे दोनों की ही हानि हुई। जो बच्चा प्रथम आना था उसको बहुत ज़्यादा निराशा होगी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे अपना लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, मुझे पुरस्कृत नहीं किया गया। साथ ही साथ जो दूसरा बच्चा होगा जिसमें इतनी योग्यता नहीं थी, जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और उसे पहला पुरस्कार दे दिया गया, तो उसमें भी गलत भावना आ जाएगी कि अरे वाह, हमने तो मतलब इतना कम किया तब भी हम पुरस्कृत हो गए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो एक तरीके से कामचोरी की भावना उसके अंदर आ जाएगी। तो ऐसे गलत पुरस्कृत कभी किसी को ना ही करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, लेने वाले और ना लेने वाले दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो पुरस्कार इस स्थिति में जबकि वो पक्षपातपूर्ण होता है तो वो हानि पहुंचाता है। ठीक, तो ये आपके इन 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जब आप एग्जाम की अपनी तैयारी करेंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़रूर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और अभी तक आपने इसको लाइक ना किया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी तरीके की हेल्प के लिए नंबर हमारा है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया और सफलता बैच से जुड़ने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को मेरी ओर से नमस्कार।